नंबर 8.6 8.8 एस्केप स्पीड है ना। अब ऐसा है कि देखो भाई, ये अर्थ सरफेस है, इस पे से एक रॉकेट आप लॉन्च करने वाले हैं, है ना। उस रॉकेट को आपको कम से कम कितनी स्पीड देना पड़ेगा ताकि वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड को छोड़कर चला जाए, तो उसको हम लोग कहते हैं एस्केप स्पीड। तो मैं यहां इसको ऐसा डिफाइन करूंगा, द मिनिमम स्पीड दैट शुड बी गिवन टू एन ऑब्जेक्ट, जैसा था वैसे बंद करके रख, सो दैट it leaves Earth's gravitational field is called as escape speed। कि किसी रॉकेट को कम से कम कितनी स्पीड देना पड़ेगा ना, ये डायग्राम नहीं बना तो चलता, डायरेक्ट डेफिनेशन लिखो, ताकि वो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड को छोड़कर चला जाए, उसको हम लोग कहेंगे एस्केप स्पीड। अब जैसे कि हम लोग कहेंगे कि यहाँ पर रॉकेट सरफेस पे रखा गया था, अब हमको रॉकेट को निकाल के बाहर या ऑब्जेक्ट को बाहर फेंकना है ग्रेविटेशनल फील्ड के, तो आपको थोड़ी सी मेहनत करना पड़ेगी, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स लगातार उसको पीछे खींचेगा, है ना। और आपको उसको काइनेटिक एनर्जी देना पड़ेगी ताकि वो क्या कर सके, उसको बाहर फेंक सके, यहाँ पर आर से इन्फिनिटी पे। तो देखो, आप जब किसी ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी से आर पे लेकर आते हैं, तो इन्फिनिटी से आर पे, तो इस प्रोसेस में जो वर्क डन होता है वो होता है -G M m अपॉन आर, है ना। तो अगर मैं इसका उल्टा करूं, मुझे आर से इन्फिनिटी पे ले जाना है, तो क्या आएगा वर्क डन, +G M अपॉन आर, है ना। आया कि नहीं आया समझ में। और पिछली बार करे ना भैया हम लोग ने, अगर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में अगर किसी ऑब्जेक्ट को आप इन्फिनिटी से लाकर सरफेस ऑफ द अर्थ पे रख रहे हैं, इन्फिनिटी से लाकर सरफेस ऑफ दी अर्थ पे रख रहे हैं, इस प्रोसीजर में आपको वर्क डन कितना करना पड़ता है, -G m अपॉन आर, उसी को ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ गिवन मास फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, है ना। अब मुझे क्या करना है, उसका उल्टा करना है, इन्फिनिटी से नहीं लाने का है, आर से इन्फिनिटी पे भेजना है। तो अब क्या होगा, इसका उल्टा हो जाएगा, माइनस साइन की जगह प्लस साइन आ जाएगा। अच्छा ठीक है, अब ये वर्क होगा कैसे, ये वर्क करने के लिए एनर्जी आएगी कहाँ से, तो बोले मैं इसको प्रोवाइड करूंगा इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी, और यही काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी सप्लाइड, ये हो जाएगी कन्वर्ट वर्क डन में। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, ½mv²। अब जैसे कि मैं यहाँ v के साथ e सफिक्स लगा रहा हूँ, क्योंकि मैंने उसको इतनी स्पीड दिया ताकि वो अर्थ की फील्ड को छोड़कर चला जाए। तो यहाँ जो उसकी स्पीड होगी रॉकेट की या ऑब्जेक्ट की, वो एस्केप स्पीड के बराबर होगी, एस्केप वेलोसिटी के बराबर होगी। और वर्क डन कितना लगेगा मुझे, G M अपॉन आर। अब m क्या हो जाएगा, कैंसल, ट्वाइस को उधर लेके चले जाओ, तो मैं यहां लिख सकता हूं देयरफॉर VE इज इक्वल्स टू √2gm अपॉन आर। ये मेरे पास फॉर्मूला आ गया एस्केप स्पीड का, √2gm अपॉन आर। तो आप अगर डायरेक्ट ये फॉर्मूला याद भी रखें तो काम चल जाएगा आपका, इतना ज़्यादा आपको डिटेल याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ थोड़ा सा फील लाने के लिए ये सब हुआ कैसे, है ना। तो मेन आपके लिए तो क्या है फॉर्मूला, गौर से देखो फॉर्मूला क्या है, √2gm अपॉन कैपिटल आर, स्मॉल आर नहीं कैपिटल आर आएगा, ये यहाँ पर। अच्छा एक बात बता, यहाँ G क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट,
कैपिटल M क्या है, मास ऑफ अर्थ, कैपिटल R क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ। कहीं पे भी यहाँ पे स्मॉल m आया है क्या? मतलब ये है कि देखो अगर ये पेन को लॉन्च करना है ऊपर, पेन को फेंकना है ना, या ये प्लेटफॉर्म को फेंकना है ऊपर, दोनों को तेरे को सेम स्पीड से फेंकना पड़ेगा, दोनों को तुझे सेम स्पीड से फेंकना पड़ेगा। यानी एस्केप वेलोसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो मैं यहाँ एक ऐड करना चाहूँगा, हेंस एस्केप वेलोसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड वो बिल्कुल भी नहीं करता। अब आगे, अब ऐसा है कि देखो सिंस स्मॉल g इक्वल्स टू कैपिटल GM अपॉन R स्क्वायर होता है, जी हाँ बेशक होता है। इसका मतलब मैं कैपिटल GM के जगह पे स्मॉल g इंटू R स्क्वायर लिख सकता हूँ, बिल्कुल रख सकता हूँ। तो लिखो तो यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 में, देखो फ्रॉम 1 VE इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ट्वाइस कैपिटल GM के जगह आप लिखो स्मॉल g इंटू R स्क्वायर, और नीचे तो R है ही, फिर होगा क्या, ये R और इसमें से एक R कट जाएगा, फिर बचा क्या, VE इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 2GR। तो भाई हमारे पास ये क्या आया, एस्केप वेलोसिटी का दूसरा फॉर्मूला आ गया, है ना, इन टर्म्स ऑफ एक्सलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड रेडियस ऑफ द अर्थ या फिर प्लैनेट, है ना। हम यहाँ कहेंगे कि ये कैलकुलेशन थोड़ा मुश्किल जाएगा, अरे भाई इसमें तो यू कैपिटल G की वैल्यू डालो, कैपिटल M की वैल्यू डालो, उनको मल्टीप्लाई करके कैपिटल R से डिवाइड करो, फिर 2 से भी मल्टीप्लाई करो, फिर स्क्वायर रूट लो। यहाँ सिंपली ये दो वैल्यूज डाल के 2 से मल्टीप्लाई करके आप स्क्वायर रूट एस्केप वेलोसिटी निकाल सकते हैं। तो ये एक और फॉर्मूला है एस्केप वेलोसिटी का। ओके, आया समझ में, है ना। अगर मैं मान लो इफ वी सब्स्टिट्यूट all the given values of small g, capital R, capital G, capital M, the escape velocity of Earth comes out to be 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। अगर मान लो मैं ये सारी वैल्यूज डाल देता हूँ, जैसे अर्थ के लिए हम लोग सारी वैल्यूज डाल, जैसे कैपिटल G तो हर जगह सेम है, 6.67 इंटू 10⁻⁻11, मास ऑफ अर्थ का 6 इंटू 10⁻24 किलोग्राम, और कैपिटल R की वैल्यू 6400 किलोमीटर। अगर ये सारी वैल्यूज मैं डाल दूँ, या फिर यहाँ पर स्मॉल g की और कैपिटल R की वैल्यू मैं डाल दूँ, तो मुझे कैलकुलेशन इस ये नज़र आएगा कि अप्रॉक्सीमेटली वो वैल्यू कितनी आ रही है, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। यानी असल ज़िंदगी में अगर किसी ऑब्जेक्ट को ज़मीन से आपको मार्स पर या स्पेस में ऐसा फेंकना है कि ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकल जाए, तो उसको कम से कम 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से फेंकना पड़ेगा, है ना। मतलब 3 सेकेंड के अंदर वो बालापुर के आगे, 3 सेकेंड के अंदर वो बालापुर के आगे निकल जाएगी। तो इतना आपको स्पीड से फेंकना पड़ेगा, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, तब जाके वो क्या होगा, है ना, अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर जा चुका होगा। मतलब ये जो दूसरे जो स्पेस शटल्स है, जो मतलब दूसरे अलग अलग जैसे प्लैनेट्स पे, एक्सो प्लैनेट्स पे जाके रिसर्च करने के लिए बनाए गए हैं, तो उनको इतनी स्पीड से फेंका जाता होगा ताकि वो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकल जाए, क्योंकि अगर इससे कम स्पीड से फेंकेंगे तो वो ऊपर जाके वापस नीचे आ जाएगा, है ना, ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर निकल नहीं पाएगा। देख लो, इधर का हो चुका ना।
अभी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस नाम का चैप्टर आपका हुआ नहीं, तो इसीलिए आपको एक टर्मिनोलॉजी के बारे में नॉलेज नहीं होगा जिसको कहते हैं हम आरएमएस वेलोसिटी। केमिस्ट्री में हुआ है क्या कुछ आरएमएस वेलोसिटी कंसेप्ट? नहीं हुआ ना, ठीक है। तो एक टर्मिनोलॉजी है आरएमएस वेलोसिटी करके, है ना। तो वो क्या होती है, गैस की अभी के लिए आप इतना मान के चलो मॉलिक्यूल्स की स्पीड होती है, गैस मॉलिक्यूल्स की स्पीड होती है। तो हम देखते हैं गैस मॉलिक्यूल्स जो है यहाँ पर एक जगह पर शांति से बैठे रहते क्या? नहीं, लगातार इधर उधर घूमते रहते हो। तो उनकी ये जो घूमने की स्पीड होती है उसी को कहते हैं आरएमएस वेलोसिटी। अब अगर गैस मॉलिक्यूल ऐसा ऐसा घूम रहा तो ऊपर भी जाता होगा। तो अगर किसी गैस मॉलिक्यूल का आरएमएस स्पीड एस्केप स्पीड से ज़्यादा हो जाए तो वो गैस मॉलिक्यूल क्या करेगा, अर्थ के सरफेस को छोड़कर चला जाएगा या प्लैनेट के सरफेस को छोड़कर चला जाएगा। तो अगर ऐसा हुआ तो वहाँ पर कोई भी वो गैस मॉलिक्यूल्स नहीं रह पाएगी। तो अगर किसी प्लैनेट पर एटमॉस्फेयर नहीं है, हमारे यहाँ एटमॉस्फेयर है ना, हम तरह तरह की गैसेस हमारे आसपास हैं, हम उसको देख सकते, फील कर सकते, देख नहीं सकते, आई मीन फील कर सकते। तो हम देखते हैं आसपास हमारे कई सारे गैस मॉलिक्यूल्स हैं। मगर ऐसे कई सारे प्लैनेट्स हैं, जैसे फॉर एन एग्जांपल अपन प्लैनेट तो नहीं, हम मून की बात करेंगे। मून पे हमको कोई एटमॉस्फेयर नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि वहाँ जो मौजूद एक ज़माने में गैस थी, जब बना होगा मून, वहाँ पर गैस तैयार हुई होगी, तो उसका जो आरएमएस स्पीड था उस मून के ग्रेविटेशनल फोर्स से, सॉरी एस्केप स्पीड से ज़्यादा निकल के आ गया। तो इसीलिए वहाँ एटमॉस्फेयर नहीं है। तो जिस प्लैनेट के गैसेस का आरएमएस वेलोसिटी, जिस प्लैनेट के गैस का आरएमएस वेलोसिटी एस्केप स्पीड से ज़्यादा रहा तो वहाँ पर एटमॉस्फेयर नहीं मिलेगा, है ना। तो हम लोग यहाँ कहेंगे अ प्लैनेट हुज आरएमएस स्पीड ऑफ gas is greater than escape speed will have no atmosphere. Will have no atmosphere. चलिए, हो गया लिखना आपका? पूरा बोर्ड चाहिए साफ, पूरा लिख लो, मुझे पूरा बोर्ड साफ चाहिए अगले इसके लिए। हो गया सबका? चलिए अब बढ़ते हैं अगले पार्ट पे। मिनिमम हाइट attained
बाय एन ऑब्जेक्ट, मिनिमम हाइट अटेन्ड बाय एन ऑब्जेक्ट if projected with a speed less than escape speed. Minimum height attained by an object if projected with a speed less than escape speed. तो ये अर्थ जिसका रेडियस कैपिटल आर, दिस इज द सेंटर ऑफ द अर्थ। एक ऑब्जेक्ट जिसका स्मॉल एम मास करके है, अर्थ का मास कैपिटल एम, और मैं मान के चलता हूँ कि मैंने उसको ऊपर प्रोजेक्ट किया विथ अ सर्टेन वेलोसिटी v विच इज़ लेस देन एस्केप स्पीड। अब अगर आपने जो प्रोजेक्ट किए उसकी स्पीड लेस देन एस्केप स्पीड थी, तो क्या लगता है आपको ग्रेविटेशन फील्ड को छोड़कर चला गया होगा? क्या वो एक हाइट तक के गया होगा, फिर वहाँ से वापस आ गया होगा। तो जब आपने इसको यहाँ से फेंका, वो गया 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 ऊपर तक के गया 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 और यहाँ तक पहुँचा बस वो। और ये हाइट कितनी है मान लो h, यहाँ तक के वो गया और फिर वहाँ से वो लौट के वापस आ गया। ओके, तो ये चलो आप बोलेंगे इस पोजीशन को नाम A और इस पोजीशन को नाम दूंगा मैं B। चलो, बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, अगर मैंने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाया तो टोटल एनर्जी एट ए इज इक्वल्स टू टोटल एनर्जी एट बी कह सकता हूं मैं। बेटा ध्यान दो, अगर मैंने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाया तो जो टोटल एनर्जी ए पर है और टोटल एनर्जी जो बी पर है वो कैसी रहेगी? सेम रहेगी। यानी पोटेंशियल एनर्जी एट ए प्लस काइनेटिक एनर्जी एट ए इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी एट बी प्लस काइनेटिक एनर्जी एट बी। बोले बिल्कुल सही। मैं कहूँगा अच्छा पोटेंशियल एनर्जी एट ए कितना होगा? तो पोटेंशियल एनर्जी एट ए होगा माइनस जी कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम अपॉन कैपिटल आर, है ना। सरफेस ऑफ द अर्थ पे इस ऑब्जेक्ट का पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम, और ये डिस्टेंस आपका सेंटर से स्मॉल आर। अच्छा ठीक है, काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अब देखो जब ये धीरे धीरे ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया, डिस्टेंस बढ़ता चला गया और एक स्टेज ऐसा आया कि वो आखिरी पॉइंट पे पहुंचा। उस पॉइंट का नाम क्या है? कैपिटल बी। जब वो वहां पहुंचा तो वहां पर देखो उसकी स्पीड जीरो हो गई थी। जब भी कोई चीज़ मैक्सिमम हाइट पे पहुंचती है ना, और बाद में जब लौट के वापस आती, तो एक स्टेज पे जब वो मैक्सिमम हाइट पे जब पहुंचेगी तो स्पीड क्या होती है? जीरो हो जाती है ना। टॉम एंड जेरी में भी देखे हम लोग ने कि भाई वो टॉम जाता या जेरी, टॉम जाता जनरली ऊपर जाता 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 आखिरी पोजीशन तक, है ना। फिर 2-3 बार ऐसा देखकर फिर वो नीचे आता है कि नहीं। तो भैया हमने क्या देखा कि यहाँ तो स्पीड जीरो हो गई होगी। अगर स्पीड जीरो हो गई तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो गया होगा? जीरो। अच्छा ठीक है, फिर पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी क्या होगा? माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम, है ना। इस स्फीयर के वजह से यहाँ पोटेंशियल एनर्जी कितना आया होगा? बोले ये डिस्टेंस कितना है? तो बोले ये आर प्लस एच है, तो बोले आर प्लस एच प्लस काइनेटिक एनर्जी तो आपकी क्या हो गई थी? जीरो हो चुकी थी। ठीक है चलो भाई मान लिया। अब मैं यहाँ देख सकता हूँ कि यहाँ हर जगह स्मॉल एम है। अगर मैं स्मॉल एम को कॉमन निकाल के कैंसिल कर दूँ तो स्मॉल एम हर जगह से निकल जाएगा। तो बचेगा क्या फिर? माइनस जी कैपिटल एम अपॉन कैपिटल आर प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल्स टू माइनस जी कैपिटल एम अपॉन आर प्लस एच, है ना। अब उसको इधर ट्रांसफर कर दो, माइनस जी कैपिटल एम अपॉन कैपिटल आर को। तो देयर फोर वी स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल्स टू कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन कैपिटल आर प्लस माइनस जी एम अपॉन आर प्लस एच। अब एक काम करो, जो कॉमन चीज़ है उसे बाहर निकालो। तो बोले क्या चीज़ कॉमन है? ओ भाई अपने को क्या निकालना था? आर प्लस एच निकालना था ना। ठीक है यार, मैंने गलती कर डाला, इसको निकालना ना। ठीक है चल देखते हैं अपन बाद में। हाँ तो चलो भाई ऐसा है कि वी स्क्वायर अपॉन 2, तो मैं क्या करता हूँ, या वी स्क्वायर को इधर रहने दे। हाँ
और GM अपॉन आर, GM को कॉमन निकालो, ट्वाइस GM, जस्ट अ मोमेंट, 2GM 1 अपॉन आर माइनस 1 अपॉन आर प्लस एच। मैंने क्या किया, ये GM को भी कॉमन निकाला और 2 को भी इधर ट्रांसफर कर दिया। GM को कॉमन निकाला और 2 को उधर ट्रांसफर कर दिया, तो बचा क्या फिर, ट्वाइस GM 1 अपॉन आर माइनस 1 अपॉन आर प्लस एच। चलो उसको एक काम करो, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे ट्वाइस GM, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा, आर प्लस एच माइनस आर अपॉन आर इंटू आर प्लस एच। ठीक है भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे ये फॉर्मूला ऐसा बना। अरे ये माइनस आर प्लस आर तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। देखो वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ट्वाइस GM, ये आर को थोड़ा इसके नीचे लिख डालो, ठीक है, बचा क्या, एच अपॉन आर प्लस एच। ओके ठीक है भाई, मान लिए। फिर आगे क्या, अब मैं क्या करूँगा, इसमें से कैपिटल आर को फिर से कॉमन निकालूंगा। तो चलो ठीक है, आप कह रहे हैं तो कैपिटल आर को फिर से कॉमन निकालो, तो भैया ये हो जाएगा आर स्क्वायर। ठीक है, फिर ये इक्वेशन कैसी बनेगी, एच अपॉन 1 प्लस एच अपॉन आर। बात समझे क्या आप बेटा, यहां से आर कॉमन निकला, यहां आर था तो बाहर निकलने पे यहां क्या बचा, 1, यहां आर तो नहीं था तो वो डिवीजन में आ जाता है ना। मैंने आपको कई बार बताया, a प्लस बी, अगर a को कॉमन निकाल रहे आप तो 1 प्लस बी बाई ए लिख सकते हैं आप उसको, है ना। तो उस जैसा यहाँ h अपॉन आर आ गया। अच्छा ठीक है, अब जरा इस वाले फॉर्मूले को गौर से देखो, क्या नजर आ रहा हो, कुछ नजर आया वहां पे, हाँ ये कहीं देखा जैसा लग रहा क्या, 2GM अपॉन आर स्क्वायर। जरा पीछे पेज पलटा के देखो, अगर लिखा होगा तो एस्केप स्पीड का फॉर्मूला क्या था, अंडर रूट ऑफ 2GM अपॉन आर था ना। तो क्या मैं इसको एस्केप स्पीड का स्क्वायर नहीं लिख सकता, वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर एच अपॉन 1 प्लस एच अपॉन आर। आया समझ में, है ना। अब ऐसा है कि भाई चीज़ों को इधर उधर ट्रांसफर करके मैं फॉर्मूला डायरेक्ट लिखने जा रहा हूँ इसके आगे का। अगर मैं यहाँ पे चीज़ों को ट्रांसफ़र करता हूँ इधर उधर, मैक्सिमम हाइट निकाल रहे ना अपन, हाँ, अगर मैं चीज़ों को इधर ट्रांसफ़र करता हूँ तो फाइनली मेरे पास जो h का फॉर्मूला आएगा वो आएगा वी स्क्वायर अपॉन कैपिटल R इंटू वी स्क्वायर अपॉन वी का स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला फिर ये आ जाएगा, कैपिटल H इज इक्वल टू कैपिटल R वी स्क्वायर अपॉन वी का स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। मतलब सिंपली क्या कर रहा हूँ मैं कि 1 प्लस एच अपॉन आर को इधर ट्रांसफर करूँगा, मैं 1 प्लस एच अपॉन आर को इधर ट्रांसफर करूँगा वी स्क्वायर से, फिर ये h को इधर लेकर आऊँगा और उसमें से h कॉमन निकाल के बाकी सारे टर्म्स को इधर लेकर जाऊँगा। तो ये सब जब कैलकुलेशन करेंगे आप तो ये फॉर्मूला आगे जाके ऐसा बनेगा। अल्टीमेटली आपके लिए भी ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। तो h का फॉर्मूला क्या है देख लो भाई, r मल्टीप्लाई बाय वी स्क्वायर अपॉन वी का स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। देखो फिर से फॉर्मूला क्या है, h इज इक्वल टू आर वी स्क्वायर अपॉन वी का स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। अगेन फिर से देखो, h इज इक्वल टू कैपिटल R वी स्क्वायर अपॉन वी का स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। आया समझ में, है ना। लिख लो फटाफट, बोल सोन क्या बोल रहा, टू GM, हाँ 2GM अपॉन आर है ना, हाँ यार अंडर रूट ऑफ 2GM अपॉन आर है, मैंने आर स्क्वायर का डाला, तो फिर मेरा ये कैलकुलेशन इधर गलत हुआ। ये यहाँ पर ऐसा नहीं निकालना पड़ेगा कॉमन, ये रहेगा आर प्लस एच एज इट इज, और इसी को आर प्लस एच को मेंटेन करके आपको करना पड़ेगा। एक बार देखता हूँ मैं सॉल्व करके, वी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय आर प्लस एच वी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एच, तो वी स्क्वायर आर प्लस वी स्क्वायर एच इज इक्वल टू वी स्क्वायर इंटू एच, इसको इधर लेके चले गए, वी स्क्वायर आर इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इंटू एच, एच इज इक्वल टू वी स्क्वायर आर वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। हाँ सही है, ये एच आर ऐसे ही आएगा।
आर स्क्वायर नहीं था, वो मेरी गलती थी, आर ही है वहाँ पे, और आर प्लस एच रहने दो। और देखो अगर आर प्लस एच को मैंने जैसे इधर अगर लेके गया, जैसे यहाँ मैंने करके बताया आपको, आर प्लस एच को मैंने इधर लेके गया, वी स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, वी ई स्क्वायर को एच से मल्टीप्लाई किया, फिर वी स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो वी स्क्वायर आर प्लस वी स्क्वायर एच। फिर इसमें देखो क्या हुआ, ये वी स्क्वायर एच, मैं एच वाले टर्म को इधर लेकर आ गया, या फिर चलो नहीं, ये वाले टर्म को इधर लेके गया, वी स्क्वायर आर जैसी वैसी रहने दिया, वी स्क्वायर एच को इधर लेकर आया, वी ई स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इंटू एच, फिर इसको इधर लेके जाओ इसके नीचे, तो वी स्क्वायर आर अपॉन वी ई स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। यह आपका इस तरह से फॉर्मूला बन के आया, डायरेक्ट याद रखो। लिख लो फटाफट। लेफ्ट साइड का पूरा हो चुका है आपका, लिख लो फटाफट। दानिया सीधा बैठ। Velocity attained by an object after leaving the gravitational field if launched with a speed v greater than escape speed. सीन ऐसा है, ये अर्थ है, इसका रेडियस कैपिटल आर है, मास कैपिटल है। एक ऑब्जेक्ट को लॉन्च किया गया स्पीड v सच एज इट इज़ ग्रेटर दैन एस्केप स्पीड, और ये मान लो थोड़ी देर के लिए कि ये आपका ग्रेविटेशनल फील्ड है ना, ये इलाका आपका ग्रेविटेशनल फील्ड है। तो जैसे जैसे ऊपर जाएगा आपको मालूम है कि इसकी स्पीड कम होते जाएगी, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करेगा, उसको नीचे खींचेगा। और जैसे ही उसने इस ग्रेविटेशनल फील्ड को छोड़ा, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स लगना बंद हो गया, अब ये क्रॉस करते से ही उस ऑब्जेक्ट की क्या स्पीड होगी वो अपने को निकालना है। चलो ये मान लो कि ये स्पीड v डैश रहेगी, ये निकालना है।
कैसे निकालेंगे? चलो आपको हिंट देता हूँ और आप ट्राई करके देखो फॉर्मूला क्या बन सकता है। यहाँ फिर से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाना है ना। ये पोजीशन ए, ये पोजीशन बी, लगाओ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ट्राई करके देखो। अब एग्जैक्ट फॉर्मूला आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कम से कम उसके आसपास आएगा तो इंशाल्लाह आपको कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा। तो जिनका हो गया है वो ट्राई करो जब तक के, रफ में लिखो, रफ में ट्राई करो। Total energy at A is equals to total energy at B, potential energy at A plus kinetic energy at A, potential energy at B plus kinetic energy at B. दानियाल, क्या लगता है जब सरफेस पे रखा था तब पोटेंशियल एनर्जी क्या था? बिल्कुल सही, माइनस जी एम एम अपॉन आर, माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर। उसे लॉन्च कितनी स्पीड से किया गया? स्मॉल वी, है ना, और वो एस्केप स्पीड से ज़्यादा है, तो मैं लिखूंगा हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर। अच्छा, जब ग्रेविटेशनल फील्ड छोड़ दिया उसने तब पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? करेक्ट, ज़ीरो। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ वहीं होता है जहाँ किसी किस्म का फोर्स होता है। पोटेंशियल एनर्जी तभी होता है जब किसी किस्म का फोर्स लग रहा है बॉडी पे, है ना। तो यहाँ पर कोई भी किस्म का फोर्स नहीं लग रहा ना, बॉडी तो अपनी आज़ादी से जा रही थी। तो जैसे ही उसने क्रॉस किया ग्रेविटेशनल फील्ड को, पोटेंशियल एनर्जी बंद हो गई, तो वो ज़ीरो। काइनेटिक एनर्जी अब क्या होगा? हाफ ऑफ एम। अब जो उसकी स्पीड थी वो क्या थी? वी डैश का स्क्वायर। सब में क्या है? स्मॉल एम है, कॉमन हो निकल के कैंसल हो जाएगा। तो बचा क्या? माइनस जी कैपिटल एम अपॉन कैपिटल आर प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ वी डैश का स्क्वायर। ओके भाई, अपने को तो वी डैश की वैल्यू निकालना था। अब एक काम करो, 2 से मल्टीप्लाई करो। तो जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो माइनस 2 जी एम अपॉन आर प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू वी डैश का स्क्वायर। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ देयरफॉर वी डैश का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये वी स्क्वायर जैसे कि वैसी, ये क्या हो गया? ये किसका फॉर्मूला बना? एस्केप स्पीड का ना। अरे भैया हाँ या ना बोलो, एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला बना ना, मगर ये एस्केप वेलोसिटी के स्क्वायर का फॉर्मूला बना। तो फिर आपका क्या बनेगा? वी डैश इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ वी स्क्वायर माइनस वी का स्क्वायर। आया क्या समझ में? है ना। तो अब वो कितनी स्पीड से बाहर निकलेगा? तो जितनी स्पीड से आपने फेंके थे उसका स्क्वायर माइनस एस्केप स्पीड का स्क्वायर रूट में।
हो गया। अब अगला पार्ट है ब्लैक होल। ब्लैक होल क्या है? इफ एस्केप वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी is equal to speed of light, then such a body is called as black hole. Then such a body is called as black hole. कि भैया अगर किसी बॉडी का जो एस्केप वेलोसिटी है स्पीड ऑफ लाइट के बराबर है, अगर आपको शायद मालूम हो कि ब्लैक होल में से लाइट भी एस्केप नहीं हो पाता। अगर मान लो कि यहाँ ब्लैक होल है इस तरह से और लाइट इस तरह से जा रही तो वो अंदर की तरफ बेंड हो जाती लाइट, वो उसको तक के असर करता है। ब्लैक होल क्या करता है? लाइट तक के खींच डालता है। तो भैया आपकी वहाँ से लाइट भी एस्केप नहीं हो पाती, इसीलिए तो डार्क है वो सेंटर उसका, है ना, क्योंकि वहाँ से लाइट एस्केप नहीं हो पाती। लाइट कब अपने कोई भी चीज़ रोशन कब नज़र आती कि वहाँ से लाइट जब अपनी आंखों तक पहुँच रही। अब यहाँ पर ज़बरदस्त एनर्जी है, बहुत ज़्यादा किसी हाई लेवल की एनर्जी है, मगर फिर भी ये डार्क है। कोई भी एनर्जेटिक चीज़ तो चमकीली नज़र आती। तो बोले भैया ये डार्क क्यों नज़र आ रहा? क्योंकि लाइट वहाँ से हमारी नज़रों तक पहुँच ही नहीं पाता, वहाँ से उसके पास से एस्केप ही नहीं कर पाता लाइट, है ना। तो उसको हम लोग कहते हैं ब्लैक होल। तो अच्छा ठीक है, यानी एस्केप स्पीड जो होना चाहिए स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम के बराबर होना चाहिए। तो ठीक है, तो C इज इक्वल्स टू क्या होना चाहिए? √2/GM/R। तो अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूँ, C स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2GM/R। तो R इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 2GM/C स्क्वायर। यानी किसी भी प्लैनेट को ब्लैक होल बनने के लिए उसको रेडियस इतना होना चाहिए। मतलब समझानी कैसे? चलो अर्थ की बात करते हैं। अर्थ का मास कैपिटल G की वैल्यू और C की वैल्यू मैं आपको देता हूँ। आप मुझे पता लगाओ कि R की वैल्यू क्या होगी। जैसे कि 2 मल्टीप्लाई बाय 6.67 इंटू 10⁻⁻11। मास ऑफ अर्थ होता है 6 इंटू 10⁻24 किलोग्राम। याद रखना, मास ऑफ अर्थ 6 इंटू 10⁻24 किलोग्राम। 6 स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम 3 इंटू 10⁸, उसका स्क्वायर। तो यानी 2 6 12, 10⁻13, 9 इंटू 10⁻16। ज़रा बेटा कैलकुलेट करके बताओ, ये वैल्यू कितनी आ रही है? कैलकुलेट करो, कैलकुलेटर से ही कैलकुलेट कर लो और मुझे बता दो कि क्या आ रही है वैल्यू। फोन तो पहले आता हाथ में, चल जल्दी बता। कितना आया? कितना? पूरा कर बता आंसर वैल्यू, पूरा बता।
पावर वावर सब काट के सब बता मुझको। 12 मल्टीप्लाई बाय 6.67 करो, डिवाइड बाय 9 करो, बताओ कितना आ रहा। 12 मल्टीप्लाई बाय 6.67 डिवाइडेड बाय 9, अरे होता 8.8 8.8 बस इतना, 8.89 है ना, बस इतना रहने दो। फिर 10⁻³ यानी कि 0.89 10⁻² मीटर यानी 0.89 सेंटीमीटर। मतलब क्या समझो, अर्थ, हमारी जो अर्थ है, अगर हम चारों तरफ से फोर्स लगाए और उसको कंप्रेस करते जाए, इस तरह से कंप्रेस करें कि उसका रेडियस 0.89 सेंटीमीटर, इतना तकरीबन इसके बराबर अगर हो जाए, 1 सेंटीमीटर से भी छोटा थोड़ा सा, तब वो ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाएगा, तब वो ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। अब तुम सोचो उसको कितनी ज़्यादा एनर्जी लगेगी, है ना। ये कब होगा, जब ये गैलेक्सीज आपस में टकराएंगी, है ना, फिर उसके बाद उसमें बहुत एनर्जी जनरेट होगी, तब एक ऐसा होगा, इतना डेंस वो होगा फॉर्मेशन कि कई सारे प्लैनेट्स ऐसे आकर आपस में टकरा के एकदम कंप्रेस हो जाएंगे, और कंप्रेस होने की वजह से फिर वहाँ एक ब्लैक होल का क्रिएशन हो जाएगा, है ना। ऐसा स्पेस में लगातार अभी भी हो रहा है कई जगह पे, है ना। अनलिमिटेड है ना स्पेस, तो हम लोग कभी तक लिमिट जान ही नहीं पाए। आए दिन कई सारे प्लैनेट्स उसके अंदर क्या जन्म लेते हैं, फिर उसके बाद मर भी जाते हैं, अंदर से डार्क खत्म हो जाता है, वो कोयले ये सब पूरा खत्म हो जाता है। तो बहुत सारा एक्टिविटीज़ चल रही है, ब्लैक होल का क्रिएशन भी हो रहा है अभी कहीं ना कहीं, है ना। और वहाँ जहाँ क्रिएशन हो रहा है, वहाँ दो ऐसे गैलेक्सीज आपस में ऐसा टकरा के इस हद तक कंप्रेस हो जा रहे हैं कि वहाँ पर ब्लैक होल का क्रिएशन हो जा रहा है। अब तुम सोचो ब्लैक होल कितना डेंस होगा, है ना, कितना डेंस होगा वहाँ पे, और डेंसिटी ज़्यादा तो स्मॉल जी ज़्यादा, एक्सप्रेशन ड्यू टू ग्रेविटी ज़्यादा। बात करने की फ्रीडम नहीं मिली आपको। For a satellite, escape velocity is 11 kilometer per second. If the satellite, सीधा बैठो क्या कशा, is launched at an angle of 60 degree with the vertical comma the escape velocity will be, first option 11 kilometer per second, second option 11√3 kilometer per second, third option 11/√3 kilometer per second, and the last option 33 किलोमीटर पर सेकेंड। क्या लगता है क्या आंसर रहेगा? उसने बोला कि जब आपने ऐसा वर्टिकली लॉन्च किया तो एस्केप वेलोसिटी कितना था, 11 किलोमीटर पर सेकेंड। अब तूने थोड़ा सा झुका कर 60 डिग्री के एंगल पे फेंके, तो अब क्या रहेगा एस्केप वेलोसिटी? वही रहेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, है ना। कैसा भी फेंको, आप ऐसा फेंको या ऐसा फेंको, एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला सेम है। तो मैं यहाँ लिखूँगा
escape velocity is independent of angle of projection. escape velocity एंगल ऑफ प्रोजेक्शन को कैसा है, इंडिपेंडेंट है. शुरू हुआ. नेक्स्ट, हाँ एक चीज़ रह गई थी अपने को, एस्केप वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी. एक टॉपिक रह गया था अपना, एस्केप वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपने देखा इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी, वैसे ही एस्केप वेलोसिटी भी निकालना है आपको इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी. तो कैसे निकालेंगे, देखो एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, √2gm/r. मास को आप क्या लिख सकते हो, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम. तो एस्केप वेलोसिटी क्या होगा, √2g डेंसिटी इनटू वॉल्यूम अपॉन r. अच्छा, वॉल्यूम ऑफ अर्थ यानी स्फेरिकल शेप को मानेंगे अर्थ को अगर, तो उसका वॉल्यूम क्या आएगा, 4/3 πr³ अपॉन r. अब r और ये r² हो जाएगा. आप चाहे तो r² और 4 को बाहर निकाल सकते हैं. तो एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी ऐसा बन जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ r √, है ना, 2 पाई रो कैपिटल G अपॉन 3, है ना. r² को और 4 को बाहर निकाला, ये 2 रह गया, पाई रो कैपिटल G अपॉन 3. ये एक फॉर्मूला एस्केप वेलोसिटी का, है ना. या फिर आप क्या कर सकते हैं, ये 2r को अंदर ही रहने देंगे. तो तब एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या रहेगा, √2, ये 4 2 8, तो 8 पाई r² रो कैपिटल G अपॉन 2 4 है ना, 2 4 8 पाई r² रो कैपिटल G अपॉन 3. ये रहेगा एस्केप वेलोसिटी का दूसरा फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी. 2 फॉर्मूले, डायरेक्ट फॉर्मूला आपसे पूछ सकता है. ये वाला हो गया. The escape velocity of a planet of Earth is 11 किलोमीटर पर सेकेंड. अर्थ का एस्केप वेलोसिटी 11 किलोमीटर पर सेकेंड है. The escape velocity from a planet having twice the radius and same mean
डेंसिटी as that of earth is. So first option 22 किलोमीटर पर सेकेंड. सेकेंड ऑप्शन आपका क्या आएगा 11 किलोमीटर पर सेकेंड. थर्ड ऑप्शन 5.5 किलोमीटर पर सेकेंड. 15.5 किलोमीटर पर सेकेंड. देखो उसने एस्केप वेलोसिटी को रेडियस के साथ रिलेट करके बताया है, मगर एस्केप वेलोसिटी के तीन फार्मूला में रेडियस आता है. एक स्मॉल जी के फार्मूले में √2gr, एक कैपिटल जी वाले फार्मूले में √2gm/कैपिटल R, और एक डेंसिटी वाले में भी. अब सवाल है कि यहाँ रिलेशन कौन सा लेना है. उसने इशारा दे दिया आपको सेम मीन डेंसिटी, यानी डेंसिटी वाला फॉर्मूला यूज़ करो. तो अब आप डेंसिटी वाले फॉर्मूले को गौर से देखो. नीचे वाला लो या फिर ऊपर वाला लो, कोई भी एक लो. जैसे ये वाला देखेंगे अपन. तो आप मुझे बताओ रिलेशन विथ रेडियस कैसा है. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है. तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ सिंस एस्केप वेलोसिटी इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ कैपिटल R 2 पाई रो कैपिटल G/3. तो एस्केप वेलोसिटी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल R है, अगर रो क्या है आपका कांस्टेंट है तो. बाकी सारे तो कांस्टेंट थे ही थे. करेक्ट. अब यहाँ पर क्या बोला हुआ है कि भैया दो प्लैनेट के एस्केप वेलोसिटी को कंपेयर कर रहे हैं हम लोग. तो दूसरे प्लैनेट का जो रेडियस है वो डबल ऑफ द अर्थ के रेडियस से है ना. तो हमने देखा दूसरे वाला जो प्लैनेट है ना, यहाँ थोड़ा चलो ठीक है अभी का ये डाल देता हूँ मैं. दूसरा वाला जो प्लैनेट है उसका रेडियस अर्थ के रेडियस से कैसा है, डबल है. ओके. तो भैया दूसरे प्लैनेट का फिर एस्केप वेलोसिटी क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई बाय एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ, यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 11 यानी कि 22 किलोमीटर पर सेकेंड. आया समझ में. ये हो चुका है सभी का. if the radius of earth reduces by 4% and density remains same, then escape velocity will, first option, reduce by 2%, second option, increase by 4%, third option, reduce by 4%, and the last option, increase by 4%.
क्या आएगा? सी, इंक्रीज बाय 4%, सॉरी रिड्यूस बाय 4%, यस करेक्ट। क्योंकि देखो यहाँ फिर से क्या है, डेंसिटी रिमेन्स सेम, डेंसिटी कांस्टेंट है। एस्केप वेलोसिटी के तो कई सारे फॉर्मूले हैं ना, एक इन टर्म्स ऑफ मास ऑफ प्लैनेट 2gm/r, एक आएगा इन टर्म्स ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और एक ये आपका आ गया ट्वाइस r √2πρg/3। बेसिकली 3 फॉर्मूले हैं आपके एस्केप वेलोसिटी के। कौन कांस्टेंट है वो डिपेंड करता है कि अगर सपोज करो मास कांस्टेंट है तो VE इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू √r, है ना, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू √r। अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कांस्टेंट है तो एस्केप वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √r। अगर डेंसिटी कांस्टेंट है तो एस्केप वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r, है ना। तो अब इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो मैं यहाँ डायरेक्ट थोड़ा सा लिखूँगा, अगर डेंसिटी जो है वो कांस्टेंट है तो एस्केप वेलोसिटी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है r। तो जो हाल r का होगा वही हाल आपके एस्केप वेलोसिटी का होगा। तो r तो 4% से रिड्यूस हो गया, तो एस्केप वेलोसिटी भी 4% से रिड्यूस हो जाएगा, यानी रिड्यूस बाय 4%। अच्छा चलो, जस्ट फॉर द सेक ऑफ नॉलेज, अगर मास कांस्टेंट होता तो क्या आता आंसर? सेकंड ऑप्शन। अगर मास कांस्टेंट होता तो यहां डेंसिटी है ना, मास की जगह अगर डेंसिटी की जगह अगर मास कांस्टेंट होता तो आंसर क्या रहता? रट्टू तोता मत बना करो, दिमाग का इस्तेमाल किया करो। आंसर है ही नहीं इसमें ऑप्शन, इंक्रीजेस बाय 2% होता हो। अरे भाई एक बात बता, रेडियस कम हुआ ना तो एस्केप वेलोसिटी बढ़ेगा। अगर मास कांस्टेंट होता तो इनवर्स रिलेशन है ना, मतलब क्या हुआ कि इसके कम होने से ये बढ़ेगा। कितने से बढ़ेगा? ये 4% से कम हो रहा है, और ये पावर से आप मल्टीप्लाई करते हैं। स्क्वायर रूट का पावर मतलब क्या होता है? 1/2। तो 1/2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 मल्टीप्लाई बाय 4% कितना होगा? 2%। तो इंक्रीजेस बाय 2% होता हो। अच्छा, ये अगर ये वाला होता स्मॉल g कांस्टेंट होता तो डिक्रीजेस बाय 2%, डिक्रीज होता था, क्योंकि डायरेक्ट है ना, जैसा इसका रिलेशन उसका ही वैसे भी सेम इसका बिहेवियर। अगर ये कम हो रहा तो ये भी कम होगा, है ना। अब ये कितने से कम हो रहा है? 4% से। यहाँ स्क्वायर रूट है तो पावर से मल्टीप्लाई करेंगे, स्क्वायर रूट म्हणजे 1/2, 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4% से, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 4 यानी कि 2%, यानी रिड्यूसेस बाय 2% होता। अगर ऐसा होता तो, अगर ऐसा है, लिख लो।
कितना आएगा? 4 टाइम्स ऑफ v, दैट्स करेक्ट, है ना, क्योंकि वंस अगेन यहाँ पर क्या है, डेंसिटी कांस्टेंट है, तो एस्केप वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। तो एस्केप वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट अपॉन एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ इज इक्वल्स टू रेडियस ऑफ प्लैनेट अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ। प्लैनेट का रेडियस 4 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। Vp इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ, यानी कि 4v। नीट 2021 में पूछा गया था ये। ये वाला जो कराने जा रहा हूँ अगला इम्पॉर्टेंट है वो। A projectile is projected with velocity kve in vertically upwards direction from the ground into the space, from the ground into the space. VE is escape velocity and k is less than 1 if air resistance is considered to be negligible, then the maximum height from the center of the earth to which it can go will be r equals to radius of earth. So first option is given as capital R k square plus 1. Second option is given as capital R k square minus 1. Third option is given as capital R 1 minus k square, and the last option is given as capital R k plus 1. क्या हो गया भाई? हवा में नहीं, हवा में सॉल्व नहीं होता कभी फिजिक्स, तो भी इतने स्मार्ट नहीं बनेगी, तुम हवा में कर लो सॉल्व। मैक्सिमम हाइट अटेन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ, मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला मालूम है ना,
देखो यहाँ से साफ पता चल रहा है कि आपकी जो वेलोसिटी है k टाइम्स ऑफ वी है, k 1 से छोटा है। अगर k 1 से छोटा है तो ये जो k वी है वो इसके वेलोसिटी से छोटा आएगा। मतलब आपने जो ऑब्जेक्ट को लॉन्च किए है लेस देन एस्केप वेलोसिटी से लॉन्च किए हैं। आपको मालूम है मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या है? करो सॉल्व। एक स्पेशल गलती होने के बहुत चांसेस हैं। क्या है मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला? ये फॉर्मूला है, b की वैल्यू डालना है बस, उसमें वही काम हो जाएगा। देखो होता है क्या काम। h इज इक्वल्स टू कैपिटल R, b की वैल्यू क्या है? के वी ई ना, तो के स्क्वायर वी ई का स्क्वायर, के स्क्वायर वी ई का स्क्वायर माइनस वी ई का स्क्वायर, वी स्क्वायर कॉमन निकलता तो भैया वो बचेगा क्या? के स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर माइनस 1। आगे क्या आंसर? थर्ड आ रहा। कैसे? आंसर तो ये आया एच का। तुमने कैसे निकाले थर्ड? दानियल थर्ड कैसे आया? गूगल से तो नहीं आया ना? मेरा फ़ोन निकला हुआ दिखा बाहर। अनलेस मैं कहता हूँ उसके अलावा किसी का भी फ़ोन बाहर निकला हुआ दिखा, टूटने की बड़ी गारंटी है। चाहे वो कितना भी महंगा हो, चाहे वो आईफोन हो। आईफोन हो तो टूटेगा नहीं, हो मैं रख लूँगा। अब आगे कैसा? ये तो ऑप्शन में है ही नहीं एच दिया हुआ। भैया देखो गौर से पढ़ो क्वेश्चन को। then the maximum height from the center of the earth। आप ये हाइट कहाँ से निकालते हैं? सरफेस से। ये एच कहाँ से है? सरफेस से। आपको कहाँ से निकालना है? सेंटर से। तो आपको मैक्सिमम हाइट कैपिटल एच निकालने के लिए क्या करना है पड़ेगा? एच प्लस आर करना पड़ेगा। एच प्लस आर करना पड़ेगा। तो आप देखो ठीक है, आर प्लस आर के का स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर माइनस 1। अब करो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो आ जाएगा क्या? आर के का स्क्वायर अभी भी नहीं आएगा वो। आ गया आ गया आ गया। वन माइनस के स्क्वायर, तो 1 माइनस के स्क्वायर। तो r माइनस आर के का स्क्वायर प्लस आर के का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस के स्क्वायर। ये कटा ये कटा, r अपॉन 1 माइनस के स्क्वायर, यानी कि थर्ड ऑप्शन। आंसर तो सही आ गया था, आया कैसे था? सवाल ये है ना। ये आ रहा था आर के स्क्वायर 1 माइनस के स्क्वायर। नहीं, उल्टा ले लिए थे ना अपन ने फॉर्मूला। इसके वेलोसिटी ज़्यादा आएंगे ना वी से, वी ई स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर है ना। चलो ये भी शायद से एक बार पूछा हुआ है, और तुमको ये दोनों तरह से पूछ सकता है। ये फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ से भी पूछ सकता है, सेंटर ऑफ द अर्थ से दोबारा पूछ सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। जेई में भी इंपॉर्टेंट मान सकते हैं इसको।
हम्म, चलिए पता लगाइए। क्या आएगा? ये फॉर्मूले पे बेस्ड है। H इज इक्वल्स टू कैपिटल R वी स्क्वायर अपॉन वी ई स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। आपकी स्पीड कितनी है? 3/4 ऑफ द एस्केप स्पीड। 3/4 ऑफ द एस्केप स्पीड। देखो क्या आएगा आंसर। डैमेज कितना बचा? सब वो पर्दा ठीक कर दे। चलिए यही फॉर्मूले पे आपको सॉल्व करना है। कौन सा आ रहा? 9R बाय, चलो देखते हैं। तो H इज इक्वल्स टू R वी स्क्वायर। वेलोसिटी जो है 3/4 ऑफ इट्स एस्केप वेलोसिटी है, 3/4 ऑफ एस्केप वेलोसिटी। तो उसका स्क्वायर 9/16 वी का स्क्वायर अपॉन वी का स्क्वायर माइनस 9/16 वी का स्क्वायर। अब वी का स्क्वायर जो है वो क्या होगा? कॉमन निकल के कैंसिल हो जाएगा। अब आगे क्या हो जाएगा? बचेगा क्या फिर? न्यूमरेटर में बचेगा 9/16 और यहाँ बचेगा 1 - 9/16 है ना। अच्छा 16 - 9 कितना होता है? क्रॉस मल्टीप्लाई करो ना इसको। 16 - 9 कितना होता है? 7। तो 7/16 और ये कैंसिल हो जाएगा 16। तो H इज इक्वल्स टू 9R/7। Two balls A and B thrown vertically upwards from the same location on the surface of Earth with
velocities to under root of gr upon 3 and under root of 2gr upon 3. ठीक है, respectively. Where capital R is the radius of the earth and small g is acceleration due to gravity on the surface of the earth. Full stop. The ratio of the maximum height attained by capital A to that attained by capital B is first option 2, second option 4, third option 8 and the last option 4 root 2. ये वाला क्वेश्चन हो गया ना? है तो यही फॉर्मूले पे बेस्ड. सी को 8 लिखना था, ऑप्शन में 8 लिखा. तो देखो दो वेलोसिटीज दिया हुआ है, अंडर रूट ऑफ 2gr अपॉन 3 और अंडर रूट ऑफ 2gr अपॉन 3. 2 अंडर रूट ऑफ gr अपॉन 3 और रूट 2gr अपॉन 3 है ना. तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ, देखो यहाँ पे सॉल्यूशन में कि velocity of A object is 2 under root of gr upon 3 और velocity of B object under root of 2gr upon 3. अपन यही वाला फॉर्मूला यूज करने वाले हैं, h इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन r इंटू वी स्क्वायर अपॉन ई का स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर. ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे अपन. तो मैं क्या करो, सेपरेटली एच ए निकालो. एच ए क्या रहेगा, कैपिटल आर, v का स्क्वायर. v का स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, इसका मतलब ये हो जाएगा 4 अपॉन 3 gr है ना, अपॉन ve का स्क्वायर. अपने पास s के वेलोसिटी का एक फॉर्मूला है ना, कौन सा वाला, अंडर रूट ऑफ 2gr. ये फॉर्मूला है ना इसके वेलोसिटी का, वो ये वाला यूज करेंगे अपन. तो ve के स्क्वायर की जगह आप लिखेंगे 2gr माइनस 4 अपॉन 3 gr अगेन. gr कॉमन निकल के कैंसिल हो जाता. ये क्या बचेगा फिर ऊपर, 4/3 इंटू आर अपॉन 2 माइनस 4/3. 2 3 ज़ा 6, 6 माइनस 4 2, यानी कि 4 अपॉन 3 आर, 2 अपॉन 3, 3 3 कैंसिल, यानी कि ट्वाइस आर. तो ये हाइट ऑफ द ए ऑब्जेक्ट हुआ है ना. ए ऑब्जेक्ट कितनी ऊपर तक के जाएगा,
ये वो हो गया। अब इसी तरह बी ऑब्जेक्ट का निकालो वेलोसिटी, तो मैक्सिमम हाइट फॉर द बी ऑब्जेक्ट, तो वही फॉर्मूला फिर से यूज़ करेंगे, r मल्टीप्लाई बाय इसका स्क्वायर लेंगे तो 2gr अपॉन 3 अपॉन एस्केप वेलोसिटी का क्या होगा 2gr माइनस 2gr अपॉन 3। अब इसमें से क्या करोगे आप, gr को कॉमन निकाल के कैंसिल कर दोगे, तो r मल्टीप्लाई बाय 2/3, 2 माइनस 2/3, 2 माइनस 2/3। ठीक है, तो देयरफॉर एच बी इज इक्वल्स टू 2r अपॉन 3, फिर ये कितना हो रहा 3 2 ज़ा 6, 6 माइनस 2 2, ये भी हो जाएगा 2 अपॉन 3, जो कि हो जाएगा सिर्फ r, तो ये तो r आ जा रहा, तो देयरफॉर एच ए अपॉन एच बी अगर आप करोगे कहाँ पे, यहाँ पे, हाँ 4 अपॉन 3, तो ये r/2 हो जाएगा। तो एच ए अपॉन एच बी जब आप करोगे तो ट्वाइस r डिवाइड बाय r/2, r कैंसल 2 चला जाएगा ऊपर, 4 अपॉन 1, यानी कि वो कितना आंसर आएगा 4, सेकंड ऑप्शन। आया समझ में? तो यहाँ हम एस्केप स्पीड वाले पार्ट को करते हैं कंप्लीट।